जय हिंद दोस्तों। आज हम इसके पहले कोशिका के जो पहले क्लास और दूसरे क्लास में जो कोशिका के संपूर्ण चैप्टर को विस्तार से पढ़े थे, आज उसी से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि इसके पहले जो दो कोशिका के जो दो क्लास पढ़ चुके हैं, उसी से आज क्वेश्चन देखेंगे। आप अगर पहले और दूसरे क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर आप देखिए, तब आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की और कब की थी? कोशिका की खोज किसने और कब की थी? ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक 1665 में, रॉबर्ट ब्राउन 1665 में, या स्लाइडेन 1674 में, या कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, या सभी? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कहा था अपने नियम में? ओमनी सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत को दिया था और इसमें कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। और मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को दिया था, मतलब प्राचीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? थियोडोर स्वान और स्लाइडेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी एक ऐसी कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं? कल हम आपको वीडियो में बताए थे, कल वाली क्लास में आपको बताए थे कौन सी ऐसी कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाती है और पादप कोशिका में नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह जंतु कोशिकाओं की मुख्य विशेषता होती है। सेंट्रोसोम जो होता है जंतु कोशिका की मुख्य विशेषता होती है। सेंट्रोसोम जो होता है जंतु कोशिकाओं की मुख्य विशेषता होती है। माइटोकार्डियम तय एटीपी का निर्माण करता है। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाइसोसोम किस पीएच पर कार्य करता है? ये कल वाली क्लास में हम आपको बता दिए थे। लाइसोसोम किस पीएच पर कार्य करता है? अम्लीय पीएच, क्षारीय पीएच, या उदासीन, या सभी? तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइसोसोम जो होता है यह अम्लीय पीएच पर कार्य करता है और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं और लाइसोसोम जो होता है अम्लीय पीएच पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? यह भी कल वाली क्लास में हम आपको बता दिए थे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या सेंट्रोसोम, या कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी का निर्माण करता है। सेंट्रोसोम तो जंतु कोशिकाओं का विशेषता होती है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? ये भी कल वाली क्लास में आपको बता दिए थे, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है ये बड़ी होती है और केंद्र की ओर होती है, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है ये छोटी होती है या अनुपस्थित होता है। और ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये लिपिड प्लस
प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड के 2 परत होते हैं, प्रोटीन की 1 परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेशियों में अंतःप्रदब जालिका को क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। पेशियों में अंतःप्रदब जालिका यानी कि पेशियों में ER को क्या कहते हैं? पेशियों में अंतःप्रदब जालिका को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पेशियों में अंतःप्रदब जालिका को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। टोनोप्लास्ट रितिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो ATP का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पादपों में गाल्जी काय को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पादपों में गाल्जी काय को हम क्या कहा जाता है? पादपों में गाल्जी काय को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, कोशिका झिल्ली या कोई नहीं। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पादपों में गाल्जी काय को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। पादपों में गाल्जी काय को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कल वाली वीडियो में यही बात है, डिस्कस किए थे। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहले इसका आंसर देखते हैं। टोनोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली को हम लाइसोसोम कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लाइसोसोम किस pH पर कार्य करता है? लाइसोसोम जो होता है अम्लीय pH बराबर 5 पर कार्य करता है। लाइसोसोम जो होता है अम्लीय pH पर कार्य करता है। अगर pH बराबर पूछे तो 5 पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बड़ा तथा केंद्रकीय रिक्तिका किसमें पाई जाती है? पादप में, जंतु में या कोशिका झिल्ली या कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है बड़ी एवं केंद्र की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होता है यह छोटी या कह सकते हैं अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली तो अलग ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? टोनोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। और यूकैरियोटिक में कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा गृह किसे कहेंगे? तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा गृह तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा गृह हम मेसोसोम को कहते हैं। टोनोप्लास्ट तो रिक्तिका की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। लाइसोसोम तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, यह अम्लीय pH पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया ने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ATP का निर्माण कौन करता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ATP का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मेसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो ATP का निर्माण करता है मेसोसोम करता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा गृह मेसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइबोसोम में जो यस होता है, राइबोसोम को 2 प्रकार को, एक 70 यस और एक 80 यस। 70 यस जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और 80 यस जो होता है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70 यस जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और MP मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। और इसमें यस 70 यस 80 यस में जो यस होता है यह किसे व्यक्त करता है?
राइबोसोम में यस क्या व्यक्त करता है? टोनोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अवसादन गुणांक या कोई नहीं? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइबोसोम जो यस जो होते हैं अवसादन गुणांक को व्यक्त करता है। राइबोसोम में जो यस होता है इसे अवसादन गुणांक को व्यक्त करता है। इसे हम श्वेडबर्ग इकाई भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, राइबोसोम में जो यस होता है यह अवसादन गुणांक को व्यक्त करता है। इसे हम श्वेडबर्ग इकाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? हाँ, यह भी क्वेश्चन जरूरी होती है। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम या कोई नहीं? तो इसमें हमारा बी ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी पर ही परऑक्सीसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो आवरण होते हैं, एक बाहरी आवरण, एक आंतरिक आवरण। आंतरिक आवरण जो होता है अंदर की ओर मुड़ा होता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ही परऑक्सीसोम पाए जाते हैं। परऑक्सीसोम क्या करता है, इसी में एटीपेज एंजाइम जो होता है जो एटीपी का निर्माण करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? कोलिकर ने, सी बेंडा ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या कोई नहीं? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण होता है ये सी बेंडा ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज होता है ये कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंडा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका झिल्ली के विषय में सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? कोशिका झिल्ली के विषय में सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? कोशिका झिल्ली के विषय में सर्वमान्य मॉडल कौन दिया था? इसमें कोशिका झिल्ली के विषय में 3 मॉडल दिए गए थे। एक तरल मोज़ेक मॉडल था, एक एकल कला प्रतिरूप और एक सैंडविच मॉडल दिया था। और इसमें सर्वमान्य मॉडल कौन सा था है? ए वाला। कोशिका झिल्ली के विषय में सर्वमान्य मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल है। इसे कौन दिया था? तरल मोज़ेक मॉडल को सिंगर व निकोलसन ने दिया था। सिंगर व निकोलसन ने दिया था। तो कोशिका झिल्ली के विषय में सर्वमान्य मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल हो और इसे सिंगर व निकोलसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीछे थोड़ा आवाज़ हो रहा है, माइंड मत करिएगा, आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। दो निकटतम पादप कोशिकाओं को जोड़ने से जो संरचना बनता है उसे क्या कहते हैं? दो निकटतम पादप कोशिकाओं के जुड़ने से जो संरचना बनता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, टोनोप्लास्ट, झिल्ली या कोई नहीं? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। दो पादप कोशिकाओं के जुड़ने से जो संरचना बनता है उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। पादप कोशिका को जो दो पादप कोशिकाएं जब आपस में जुड़ने से जो संरचना बनाती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और ऋतिका की जो झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। लिपिड के 2 परत होते हैं, प्रोटीन के 1 परत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कच्चे फल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। कच्चे फल कठोर होते हैं लेकिन पकने के बाद कोमल क्यों हो जाते हैं? कच्चे फल कठोर होते हैं लेकिन पकने के बाद कोमल क्यों हो जाते हैं? कोशिका कंकाल के कारण, मध्य फल भित्ति के कारण, अन्य किसी कारण से या कोई नहीं? कच्चे फल कठोर होते हैं लेकिन पकने के बाद कोमल क्यों हो जाते हैं?
कोशिका कंकाल के कारण, मध्य फल भित्ति के कारण या अन्य किसी कारण से, या इसमें कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य फल भित्ति के घुल जाने के कारण कच्चे फल जो होते हैं ये कोमल हो जाते हैं। मध्य फल भित्ति के घुल जाने के कारण फल जो होते हैं ये कोमल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, टोनाप्लास्ट, ओमनीसेलुला, इसेलुला या कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओमनीसेलुला, इसेलुला तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ओमनीसेलुला, इसेलुला को रुडोल्फ विर्चो ने दिया था कोशिका सिद्धांत में। इनमें से कौन सा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है? हाँ, ये अगर झिल्ली युक्त कोशिकांग को अब देखना है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्लीहीन कोशिकांग को अगर ट्रिक के साथ केवल 1 मिनट में सभी कोशिकांगों को, झिल्ली को आप याद करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को जाकर देखिए। आप शॉर्ट से सभी कोशिकांगों के झिल्ली को आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी काय, रसधानी या लाइसोसोम। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एकल झिल्ली कोशिकांग होता है। गाल्गी काय, ये भी एकल झिल्ली कोशिकांग होता है। रसधानी, ये भी, और लाइसोसोम, ये भी। इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे। हमें 5वां ऑप्शन देना था सभी, लेकिन नहीं दिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकल झिल्ली कोशिकांग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी काय, रसधानी और लाइसोसोम सभी एकल झिल्ली कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों सेंट्रोसोम एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। हाँ, ये सही है। इस संरचना को क्या कहते हैं? कल वाली क्लास में हम बताए थे। डिप्लोसोम, टोनोप्लास्ट, पराक्सीसोम या कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सेंट्रोसोम एक दूसरे के 90 अंश मतलब लंबवत होते हैं, तो इस संरचना को हम डिप्लोसोम कहते हैं। टोनोप्लास्ट हो तो हम रिथिका की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और पेशियों में ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के लिए। जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन अगर न समझ में आया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वो कोशिका के वो पहले वीडियो, दोनों वीडियो पहले जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आपको एकदम अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कोशिका के पहले और दूसरे वीडियो को विथ एक्सप्लेन के साथ देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। वो दोनों वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन वाले वीडियो को, कोशिका के क्वेश्चन वाले वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द मेडिकल स्टूडेंट 2004 को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड शेयर करिए। और कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।